So hello students, welcome back once again to Prakashan classes, and in this video we are going to start with the subject taxation. तो आज रहने वाला टैक्सेशन का फर्स्ट क्लास जो कि सेमेस्टर 3 CCF एज वेल एज अदर कोर्सेज के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले। तो कॉपी में हम लोग हेडिंग दे देते हैं टैक्सेशन। टैक्सेशन सब्जेक्ट का नाम रखा गया है टैक्सेशन 1 या फिर टैक्सेशन लॉज, क्योंकि आगे चल के भी हम लोग को इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा सेमेस्टर 4 में भी, इसलिए यहां पे टैक्सेशन 1। अब टैक्सेशन में हम लोग सबसे पहले कुछ पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ टैक्स। मीनिंग ऑफ टैक्स। तो लिखते लिखते समझते हैं, लिखो टैक्स इज अ कंपल्सरी tax is a compulsory charge levied and collected by the government, levied or collected by the government, ब्रैकेट में बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, तो सबसे पहले वर्ड हम लोग क्या देख पा रहे हैं, टैक्स का मतलब समझ रहे हैं। टैक्स क्या है? इट्स अ कंपल्सरी चार्ज, मतलब टैक्सेस पेमेंट करना कंपल्सरी है, ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि टैक्सेस का पेमेंट ऑप्शनल है, किसी को मन करेगा तब वो टैक्सेस पे करेगा, नहीं मन करेगा तो टैक्सेस पे नहीं करेगा। सबसे पहला चीज क्या है, टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है। लेविड मतलब जो लागू कौन करता है, ठीक है। टैक्स लगाता कौन है, लेवी कौन करता है। लेवी किसके ऊपर होता है, लेविड ऑन द जनरल पब्लिक एंड लेविड बाय द गवर्नमेंट। लेविड एंड कलेक्टेड, लागू भी कौन करता है, गवर्नमेंट, और पैसा कलेक्ट भी कौन करता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि सरकार टैक्स लागू क्यों करता है और हमसे कलेक्ट क्यों करता है। तो जैसे देखो, जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर का एक सोल अर्निंग मेंबर होता है, जनरली फादर इज द सोल अर्निंग मेंबर। तो उस घर का जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो सब कौन फुलफिल करता है, द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। जनरली फादर इज द अर्निंग मेंबर, अदर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी फैमिली में अर्निंग मेंबर्स होते हैं ना, वो लोग फैमिली का जितना भी नीड्स है उसको फुलफिल करते हैं। मतलब घर में रहने वाले लोग ही घर के सारे जरूरतों को पूरा करेंगे, वैसे ही देश में रहने वाले लोग ही देश का जो जो जरूरत है, कंट्री का जो जो नीड है, उसको फुलफिल करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सिटीजन्स के ऊपर ही है। जैसे वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो हर गवर्नमेंट क्या करता है, हर कंट्री में टैक्स इंपोज किया जाता है, ठीक है। किसके ऊपर लागू होता है वो तो बाद में देखेंगे, बट लागू कौन करता है, लेवी कौन करता है, गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे दो तरह का है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। लोकल अथॉरिटी भी गवर्नमेंट में आता है, बट उसको अभी साइड में रखते हैं। दो ही गवर्नमेंट का बात करते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो टैक्स एक कंपल्सरी चार्ज है, मतलब टैक्सेस का पेमेंट करना कंपल्सरी होता है। लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब लागू कौन करता है लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट, और कलेक्ट भी कौन करता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का बात करेंगे तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट। अब ये लागू किसके ऊपर होता है, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। फ्रॉम द जनरल पब्लिक। तो सरकार टैक्स लागू करता है और कलेक्ट करता है, और सरकार हमारे यहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। और ये किससे कलेक्ट करता है सरकार, ये टैक्सेस जनरल पब्लिक से, ठीक है। फॉर द
benefit and betterment for the benefit and betterment of the society, for the benefit and betterment of the society. तो टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है, मतलब टैक्सेस का पेमेंट करना कंपलसरी होता है, टैक्सेस का पेमेंट करना कंपलसरी होता है, ये कंपलसरी चार्ज है। तो लेवी करना मतलब होता है लागू करना, कलेक्ट करना मतलब उसका कलेक्शन करना। कौन करता है लेवी? कौन करता है टैक्सेस? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे दो तरह का, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। एंड तो सरकार भी लागू करता है और सरकार ही टैक्स कलेक्ट करता है। किससे करता है? फ्रॉम द जनरल पब्लिक। क्यों करता है? फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। आज हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हम लोग को प्रॉपर रोड्स का जरूरत है। अगर प्रॉपर रोड्स ना रहे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहे, तो हम लोग कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अदर। तो हम लोग को प्रॉपर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन का रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हम लोग को अच्छा हॉस्पिटल्स का जरूरत है। अगर हॉस्पिटल्स अच्छे ना हो तो मेडिकल फैसिलिटीज क्या हो जाएगा? इट विल बी अ बिग फेलियर। ठीक है, तो हॉस्पिटल्स का नीड है, स्कूलिंग का रिक्वायरमेंट है, कॉलेजेस का रिक्वायरमेंट है, सो दैट यूथ जो है वो अपना पढ़ाई कर पाएगा, एजुकेट कर पाएंगे हम लोगों को, लोगों के पास अवेयरनेस होगा, एजुकेशन होगा। तो इन सब चीजों के लिए क्या चाहिए? पैसा का जरूरत है। सरकार को ह्यूज फंड्स चाहिए। तो सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास ये फंड्स कहां से कलेक्ट होगा? गवर्नमेंट के पास फंड्स को कलेक्ट करने का ना बहुत सारा सोर्सेस है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास या फिर गवर्नमेंट के पास फंड्स को कलेक्ट करने का वेरियस सोर्सेस है। क्या क्या सोर्सेस है? जैसे प्रॉफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, ऐसा बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है जो ऑपरेट कर रहा है आज का डेट पे, वहां से सरकार को प्रॉफिट्स आ सकता है, प्रॉफिट्स फ्रॉम गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, या फिर अगर गवर्नमेंट कंपनी से प्रॉफिट नहीं आ रहा तो सरकार उसका डिसइन्वेस्टमेंट कर सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब उसको प्राइवेटाइज कर दिया, उसका सर्टेन पोर्शन प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट हैंड्स में सेल कर दिया और उसके बदले सरकार को पैसा मिल गया। क्लियर? प्राइवेटाइज कर देना। थर्ड ऑप्शन क्या है सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास? बोरोइंग्स। अगर फंड्स का जरूरत है तो सरकार लोन ले सकता है, बोरो कर सकता है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ से लोन ले सकता है। तो ये सब कुछ ऐसा सोर्सेस है जहां पे सरकार के पास कुछ रेवेन्यू, कुछ फंड्स आ रहा है। टैक्स इज वन ऑफ द सोर्सेस जहां पे सरकार के पास ह्यूज रेवेन्यू आ रहा है। तो टैक्सेस कौन लागू करता है? गवर्नमेंट। टैक्सेस कौन कलेक्ट करता है? गवर्नमेंट। टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है। टैक्स इज अ कंपलसरी चार्ज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट both under central, both the government, that is both central and state, from the general public। जनरल पब्लिक से कलेक्ट किया जाता है फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। फुल स्टॉप देने के बाद लिखो, इट इज ऑलवेज लेविड, मतलब लागू करना। सरकार जो टैक्स लगाता है, हम पे टैक्स इंपोज करता है, लेवी करता है, इट इज ऑलवेज लेविड एंड कलेक्टेड अंडर एन एक्ट। टैक्सेस सरकार जो भी कलेक्ट करता है ना, वो जो भी सरकार टैक्सेस लागू करता है, लेवी करता है, कलेक्ट करता है, एक एक्ट के अंतर्गत करता है। देयर हैज टू बी एन एक्ट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एक्ट एंड दिस एक्ट। दिस एक्ट मीन्स वर्ब, जबकि दिस एक्ट मीन्स दिस इज अ काइंड ऑफ लॉ। ठीक है, लॉ के अंदर 6 चीज आता है। एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ, रूल्स इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लॉ, ऑर्डिनेंस इज अ टाइप ऑफ लॉ, रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डर, ये सब टाइप ऑफ लॉ है। तो एक्ट क्या होता है? कोई हमसे पूछ लेगा व्हाट इज एक्ट? एक्ट इज अ टाइप ऑफ लॉ। ठीक है, तो हम लोग को जब भी एक्ट लिखना है ना, ये वाला एक्ट लिखना है जिसमें ए कैपिटल होना चाहिए। दिस एक्ट इज अ वर्ब। ये जो एक्ट है वो एक वर्ब है, ऐसे नहीं लिखते हम लोग एक्ट, ऐसे लिखते हैं। तो सरकार बोल रहा है जो भी टैक्सेस लागू करता है या जो भी हमसे टैक्सेस कलेक्ट करता है वो सब अंडर एन एक्ट करता है। तो जब सरकार अंडर एन एक्ट ये काम करेगा तब वो लीगल होगा या फिर इनलीगल होगा? लीगल हो जाएगा, लीगलाइज हो जाएगा। सरकार सही तरीके से हमसे टैक्सेस कलेक्ट करता है, लीगल वे में टैक्सेस कलेक्ट करता है, एक एक्ट के अंडर टैक्सेस कलेक्ट करता है। सो टैक्सेस कलेक्ट करना बाय द गवर्नमेंट लीगल है या फिर इलीगल है? इट्स अ लीगल way of imposing taxes and collecting the same revenue from the
जनरल पब्लिक। अब सरकार ये टैक्सेस कलेक्ट करता ही क्यों है? ताकि इंडिया में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी रोड्स है, जो भी हेल्थ फैसिलिटीज है, जो भी एजुकेशन है, उसको प्रॉपर तरह से मेंटेन किया जा सके। ठीक है, तो देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कौन पे करेगा? पब्लिक को ही पे करना पड़ेगा। वी आर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, सो वी हैव सम रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग दिस कंट्री। तो हम लोग को ही टैक्सेस पे करना पड़ेगा ताकि देश सही से चलता रहे। तो यहां तक देखो क्या पढ़े हैं, ये मीनिंग ऑफ टैक्स है, जनरल मीनिंग। मतलब रास्ता चलते हुए कोई तुमसे पूछ लेगा तो तुमको ये 2 लाइन उसको बताना है। ठीक है, डेफिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट अ डेफिनेशन, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन एंड मीनिंग, दिस इज जस्ट अ जनरल मीनिंग। तो टैक्स क्या है? एक कंपलसरी चार्ज है। कंपलसरी वर्ड क्यों लगाया? ऑप्शनल नहीं है, टैक्सेस का पेमेंट करना ऑप्शनल नहीं है, टैक्सेस का पेमेंट करना कंपलसरी चार्ज है। लेविड मतलब लागू करता है सरकार, कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, लेविड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। और यहाँ पे गवर्नमेंट दोनों ही हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकता है। फ्रॉम द जनरल पब्लिक, किससे कलेक्ट कर रहे हैं पैसा? सरकार पैसा कलेक्ट किससे करता है? फ्रॉम द जनरल पब्लिक इटसेल्फ, फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, जिससे सोसाइटी का ही बेटरमेंट हो सके। आज हम लोग वॉक करते हैं, प्रॉपर स्ट्रीट्स का रिक्वायरमेंट है, स्ट्रीट लाइट्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, स्कूल्स का रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटल्स का रिक्वायरमेंट है। ये सारा फैसिलिटी हम लोग को कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के पास तो कोई कुबेर का खजाना है नहीं, तो पैसा कहां से आएगा गवर्नमेंट के पास? बाय कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द जनरल पब्लिक। एंड टैक्स इज लेविड एंड कलेक्टेड अंडर एन एक्ट। यहां तक लिख दिए। अब आगे लिखते हैं, लिखो। ये जो वर्ड टैक्सेशन है, ये जो वर्ड टैक्सेशन है, इसका 3 डिफरेंट मीनिंग है। टैक्सेशन वर्ड लिख के उससे 3 एरो स्ट्राइक आउट करेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग टैक्स, दूसरे में हम लोग लिख देंगे ड्यूटी, तीसरे में हम लोग लिख देंगे सेस, CESS, सेस। तो टैक्सेशन के 3 फॉर्म हो गए, एक होता है टैक्स, दूसरा होता है ड्यूटी और तीसरा होता है सेस। टैक्सेशन का अगर हम बात करें तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। टैक्स वो चार्ज है जो लागू करता है और कलेक्ट करता है, लेवी करता है एज वेल एज कलेक्ट करता है गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक, विच इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। जो रेवेन्यू पे, रेवेन्यू मतलब इनकम, जो रेवेन्यू या फिर इनकम पे डिपेंडेंट है। तो टैक्सेशन का वो एलिमेंट जो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, इनकम पे डिपेंडेंट है, उसको टैक्स कहते हैं। ड्यूटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू होता है। एक एक करके हम लोग एग्जांपल लिख लिख के समझते हैं। लिखो पहले इसके नीचे, टैक्स इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, मतलब जहां पे कुछ रेवेन्यू होगा वहां पे वर्ड हम लोग यूज करते हैं टैक्स। जैसे लिखो एग्जांपल, लिखो एग्जांपल लिखने समझ में आएगा। इनकम टैक्स, तो भाई जिसका इनकम है और एक सर्टेन लेवल तक का इनकम है, एक सर्टेन लेवल एक्सीड कर गया इनकम, तो उसके इनकम पे क्या लगता है? इनकम टैक्स लगता है। मतलब इनकम टैक्स किस पे डिपेंड करता है? इनकम पे डिपेंड करता है। एक 5 साल का बच्चा जिसका सोचो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या उसको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, रीजन उसका तो कोई इनकम ही नहीं है। तो इनकम होने पे टैक्स लगता है। जिस इंसान का कोई इनकम ही नहीं है उसका इनकम टैक्स का लायबिलिटी, रिस्पांसिबिलिटी भी नहीं आएगा। तो इनकम पे टैक्स लग रहा है, रेवेन्यू पे टैक्स लग रहा है, इनकम टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे आगे तब जीएसटी एप्लीकेबल होता है, जो हम लोग बायर से कलेक्ट करते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स मत लिख देना, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखो ये सब किस पे लग रहा है? ये सब लग रहा है एक रेवेन्यू के ऊपर। जिस इंसान का कोई इनकम ही नहीं है उसका इनकम टैक्स का लायबिलिटी आएगा? नहीं आएगा भाई, उसका तो इनकम ही नहीं है। इनकम होने पे टैक्स लगना है, तो इनकम टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हम गुड्स को खरीद के अपना गोडाउन में रखे हुए हैं, तो जब हमने गुड्स खरीदा हमने जीएसटी पे किया है। हम उस गुड्स को आगे बेचेंगे तब हम लोग बायर से जीएसटी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब गुड्स के बेचने पे हम लोग अपना जीएसटी का रिटर्न, जो हमने जीएसटी पॉकेट से पे किया, वो रिटर्न बैक ले सकते हैं।
तो ये सब कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। टैक्स वर्ड रेवेन्यू से रिलेटेड है। ड्यूटी वर्ड क्या होता है, ये रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है। तो ड्यूटी के नीचे लिखेंगे एरो देके, ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट, independent, that is not dependent of revenue. Duty is independent of revenue. जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी, एग्जाम्पल लिखते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। देखो, जो भी गुड्स इंडिया में आ रहा है, चाहे वो कमर्शियल यूज के लिए आ रहा है या फिर पर्सनल यूज के लिए आ रहा है, जो भी गुड्स इंडियन टेरिटरी में एंटर करेगा, आउटसाइड इंडिया से आ रहा है, जिसका भी इंपोर्ट हो रहा है, जो भी इंटरनेशनल परचेज है, उस पर सरकार ड्यूटी लगा देता है, जिसको हम लोग नॉर्मली जानते हैं कस्टम ड्यूटी के नाम से। तो कस्टम ड्यूटी में एक इंपोर्ट ड्यूटी होता है और एक एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है। तो जो भी गुड्स हम लोग आउटसाइड इंडिया से इंडिया में लेके आएंगे, उस पर क्या लग जाएगा, इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगा। जैसे देखो शाहरुख खान का एक घर कहां पे है, मन्नत में है कि नहीं? तो शाहरुख खान के फॉलोअर्स उनको पता होगा, उसका एक घर कहां पे है, मन्नत में है, और उसका एक घर शायद दुबई में भी है कि नहीं? भाई दुबई में तो उसको घर खरीदा ही होगा ना। अब भले उसके पास मान लो कि उतना पैसा नहीं है जितना किसके पास होगा, MS धोनी के पास होगा, ठीक है, बड़ा बड़ा स्टार्स है वो लोग, या पॉलिटिशियंस के पास होगा जितना पैसा, उतना पैसा मान लो कि शाहरुख खान के पास नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पॉलिटिशियंस, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम, ठीक है, हमारे यहाँ पे सारे पॉलिटिशियंस सिर्फ सैलरी के ऊपर बेस्ड है, वो लोग कहीं से पैसा नहीं लेते हैं, जो उनको सैलरी बनता है सिर्फ वही लेते हैं। तो सोचो शाहरुख खान का बात करें, शाहरुख खान का एक घर मन्नत में है, एक घर उसका दुबई में है। शाहरुख खान अपना दूसरा घर गया था, वहां से वो आ रहा था रिटर्न, उसकी वाइफ ने उसको बोला था कि मिक्सचर मशीन उस घर पे पड़ा है, लेके आने के लिए। जनरली हमारे साथ ऐसा होता है ना, अगर हमारा दो घर हो और हम दूसरे घर जाते हैं तो सडनली हमारे पास फोन आ जाता है, उस घर गए हो सुनने में, बोला हाँ इस घर आए थे, बोला यहाँ से वो सामान लेके आना। तो हम लोग अपना दूसरा घर से पहला घर पे वो सामान जनरली लेके आ जाते हैं। तो मान लो शाहरुख खान गया था, इसका वाइफ को पता चल गया कि वो दूसरा घर गया हुआ है चोरी छिपके, तो उसके वाइफ ने बोला कि ठीक है चोरी छिपके चले गए हो, लेकिन आते समय मिक्सचर मशीन जरूर से लेते हुए आना। शाहरुख खान अपना मिक्सचर मशीन दुबई से इंडिया में ला ही रहा था, तब तक उसको कस्टम ऑफिसर्स ने पकड़ लिया। बोला ये तो इंपोर्ट हो रहा है, बोला ये मेरा पर्सनल है, खुद का खरीदा हुआ है। बोला नहीं, ये इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया में एंटर कर रहा है, इस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा। क्लियर? तो इंपोर्ट ड्यूटी का इससे कोई मतलब नहीं है कि वो गुड्स पर्सनल यूज के लिए है। बाहर से कोई भी गुड्स, चाहे वो कमर्शियल नेचर का हो या फिर वो पर्सनल नेचर का हो, अगर इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है, ऑब्वियसली देयर इज अ लिमिट। बैगेज का ना कुछ लिमिट होता है कि इतना केजी तक हम लोग वेमेंट कैरी कर सकते हैं, उसके ऊपर जस्ट एन एग्जांपल, मान लो वो लिमिट क्रॉस कर गया तो उसका तो ड्यूटी लग जाएगा ना। मान लो मिक्सचर मशीन जो था 50 केजी का था, ठीक है, तो तब तो ड्यूटी लग जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल, डोंट टेक इट सीरियसली। तो इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, तो ड्यूटी देखो क्या रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है, कहाँ का, कोई इनकम नहीं था, वो तो सामान लेके आ रहा था इंडिया में, लग गया ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब ये रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। सरकार बोल रहा है कि शिप अगर इंडिया में एंटर कर चुका है और इंडिया में एंटर करते ही अगर शिप डूब जाए, देखो तुम्हारे जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं, ये इंडिया है, ठीक है, कोस्टल बाउंड्रीज, यहाँ पे इमेजिनरी बेस लाइन होता है जो हमको तुमको नहीं दिखेगा, ठीक है, इसको वाटर बाउंड्रीज कहते हैं। इमेजिनरी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, पानी में भी, ठीक है। 1 nautical miles is approximately 1.98 kilometers. So 12 nautical miles is approximately near about 24 kilometers. पानी में भी पूरा इंडिया है। हमारा शिप यहां आके डूब गया, ठीक है, ये 12 nautical miles है। अगर हमारा शिप यहां आके डूब गया तो शिप में तो कितना करोड़ों का गुड्स होगा, सब नुकसान हो गया, करोड़ रुपए का शिप डूब गया। सरकार बोल रहा है हमको उससे मतलब नहीं है, इंडिया में एंट्री हो चुका है तो कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया सिर्फ यहीं तक नहीं है, इंडिया एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और यहीं तक नहीं, यहां से फर्दर 188 नॉटिकल माइल्स, यहां तक भी कुछ कुछ डेजिग्नेटेड पार्ट्स इंडिया है। मतलब पानी में भी
इंडिया है। अब तुरंत स्टूडेंट का डाउट आ गया सर यहाँ श्रीलंका है उसका क्या होगा, उसके लिए अलग सा लॉ है, उसका सेपरेट लॉ है, सबको इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। तो बाजू में है सर, तो कैसे कैसे क्या होगा, बाजू वाले के लिए डिफरेंट लॉ, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, देयर आफ्टर फर्दर 188 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है, मतलब पानी में भी 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। इसलिए तुम देखो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही आता होगा आसपास एरिया में, इसलिए वो पूरा इंडिया का पार्ट है, बीइंग अ यूनियन टेरिटरी, यूटी। तो अब सोचो यहाँ पे अगर शिप डूब जाएगा, अगर शिप यहाँ पे डूब जाएगा तो ड्यूटी तो देना पड़ेगा ना। देखो सामान हाथ में आया तक नहीं, करोड़ रुपया का नुकसान हो गया, सरकार बोल रहा है मेरा कस्टम ड्यूटी जो कि नियर अबाउट 30% के आसपास होता है, ठीक है, 20 से 30% का रेंज में होता है, उतना हमको जमा करवा देना, मतलब ये रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर। इंपोर्ट ड्यूटी और क्या क्या हो सकता है, एग्जांपल एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑलमोस्ट हर गुड्स जो इंडिया में आता है इंपोर्ट होता है, ऑलमोस्ट हर गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, बिकॉज सरकार चाहता है कि हमारा डोमेस्टिक मार्केट बचा रहे, नहीं तो चाइना वाला 2 दिन में हमारा मार्केट खत्म कर देगा, सस्ता गुड्स को डंप करेगा इंडिया में कम दाम में, जिससे डोमेस्टिक मार्केट पूरा खत्म हो जाएगा, हैम्पर हो जाएगा। तुम देखो जितना भी तुम्हारे हाथ में फोन होता है, वीवो, रियलमी और क्या क्या होता है, Xiaomi, पता नहीं क्या क्या, Xiaomi जो भी है, तो जो भी मी है, ठीक है, वो लोग पूरा खत्म कर दे रहा है मार्केट को, है ना। उसके कंपटीटर्स जो है सैमसंग, देखो रिलेटिवली कॉस्टलियर बिक रहे हैं। तो सरकार ये सब नोटिस कर रहा है, तो सरकार क्या करता है ना, सो दैट हमारा डोमेस्टिक मार्केट का गुड्स इंटरनेशनल गुड्स के साथ कंपीट कर सके, ठीक है। अगर डोमेस्टिक गुड्स महंगा दिखे और इंपोर्टेड गुड्स सस्ता दिखे तो कोई खरीदेगा डोमेस्टिक गुड्स, कभी नहीं खरीदेगा। तो सरकार क्या कर रहा है, कोई ऐसा इकोनॉमी है जो इंडियन मार्केट को बर्बाद करना चाहता है, सरकार क्या करेगा, उसमें भारी भरकम इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, जिससे ऑटोमेटिक उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। एक तो यहां से एक तीर से 2 निशाना हो गया, सरकार को पैसा का पैसा भी मिल गया और वो गुड्स कंपीट भी नहीं कर पाएगा डोमेस्टिक मार्केट में। क्लियर। तो इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी किस पे लगता है, एक्सपोर्ट पे लगता है, दैट इज इंटरनेशनल सेल्स। क्या इंपोर्ट करते हैं हम लोग, इंडिया से ना मसाला बहुत एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, इंडियन स्पाइसेस आर वर्ल्ड फेमस, इंडिया इज नोन फॉर स्पाइसेस, तो मसाला बहुत एक्सपोर्ट होता है। लेकिन याद रखना 100 गुड्स अगर इंपोर्ट होगा इंडिया में तो मेरे ख्याल से 99 गुड्स पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, लेकिन अगर 100 गुड्स एक्सपोर्ट होगा इंडिया से तो शायद ही किसी गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा। सरकार चाहता है कि हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करें, अगर कर सकते हैं तो, और इंपोर्ट कम से कम करें। आज का डेट में कोई भी इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, चाहे वो सबसे बड़ा पावर यूएसए क्यों ना हो, बट दे आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट। तो इंडिया भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, तो हम लोग को भी बहुत सारा चीज इंपोर्ट करना पड़ता है आउटसाइड इंडिया, और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग को सरकार को टैक्सेस पे करना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू। ये इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारा गुड्स इंडिया में आया तुमको टैक्स देना है, अब गुड्स बिके या बर्बाद हो जाए, सड़ जाए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इनकम होने पे देखो इनकम टैक्स देते हैं, बट इंपोर्ट होने पे इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। ऐसे करके एक और नाम लिख लो, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पे एक टैक्स लगा करता था, आज भी लगता है, अल्कोहल के ऊपर सेंट्रल एक्साइज लगता है। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, मैन्युफैक्चरर जितना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं ना उसका मैन्युफैक्चरिंग का उनको रिटर्न भरना पड़ता है। मैन्युफैक्चरर जितना भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जितना भी यूनिट ग्रुप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उनका उनको रिटर्न भरना पड़ेगा, और एक्साइज ड्यूटी का टैक्स पे करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स को। बाद में मैन्युफैक्चरर्स ये गुड्स बेचेंगे आगे तो वो लोग एक्साइज ड्यूटी का पैसा रिकवर कर लेंगे। तो अल्टीमेटली एक्साइज ड्यूटी कौन किसका बर्डन किसके ऊपर आता है, एक्साइज ड्यूटी का बर्डन अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर, वो तो आगे किसी को गुड्स बेचेगा नहीं। तो ये भी एक तरह का देखो क्या क्या है, ड्यूटी है विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, ये रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। तो व्हाट इज द मेजर बिग डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, हालांकि दोनों ही टैक्सेशन है, दोनों ही कौन लागू करेगा, गवर्नमेंट, लेवी कौन करेगा, गवर्नमेंट, कलेक्ट कौन करेगा, गवर्नमेंट, पर दोनों का कलेक्शन या लेवी का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। टैक्स रेवेन्यू पे लगता है जहां कुछ इनकम होता है, और ड्यूटी इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू होता है, वो रेवेन्यू से मतलब नहीं है। नेक्स्ट वर्ड आता है सेस। देखो सेस क्या है, सेस एक ऐसा टैक्स है ये जिस नाम से कलेक्ट होगा उस काम के लिए यूज होगा, जिस नाम से कलेक्ट होगा उस काम के लिए यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ एंड एजुकेशन सेस,
करंटली हमारा जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कलेक्ट करता है हमसे 4%। सेस का मतलब क्या हो गया? सेस इज अ टैक्स जो कि टैक्स के ऊपर लगता है, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स, ठीक है। और जिस नाम से लगेगा उस काम के लिए यूज होगा। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो इंडिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार टैक्स के ऊपर हमसे और 4% टैक्स लेता है। किस नाम से? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। इंडिया में फर्स्ट टाइम सेस का कॉन्सेप्ट आया था द टाइम ऑफ कारगिल वॉर 1999 में। वॉर इज हाईली अनप्रोडक्टिव इन नेचर, वॉर सिचुएशन किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो इंडिया को भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ था, हालांकि ऑब्वियसली हम लोग को तो जीतना था, हम लोग तो ऐसे प्रैक्टिस खेल रहे थे पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो उन लोग को थोड़ा सा घुमा फिरा के हम लोग, ठीक है, जीत गए। बट वॉर इज हाईली अनप्रोडक्टिव और उसके बाद बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो गया, बहुत सारा फाइनेंशियल बर्डन हो गया। तो सरकार ने बोला कि सब पैसा कहां से आएगा, ठीक है। तो सरकार के पास एक ऑप्शन था कि सरकार ने बोला एक और नया टैक्स निकाल देते हैं, एक और नया नाम से निकाल देते हैं, दैट इज कारगिल सेस। तो सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिस नाम से लगता है उसी काम के लिए यूज होगा। जैसे करेंटली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, देखो नाम में ही उसका काम छिपा हुआ है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए, क्लियर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना बहुत जरूरी है। कोविड टाइम में हम लोग को पता चल गया कितना हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, कितना बड़ा फेलियर है आज भी, ठीक है। इंडिया में जितना पॉपुलेशन है, ठीक है, उसका 1/10 हॉस्पिटल्स भी नहीं है इंडिया में, 1/10। तो अगर सोचो एक साथ सब बीमार पड़ जाएं, ठीक है, तो कहां जाएंगे फिर लोग? वो तो कोविड टाइम में समझ में आ गया था। तो सेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछ लेगा सेस का कॉन्सेप्ट, तो सेस क्या होता है? सेस इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन विच इज कलेक्टेड बाय द नेम एंड यूज फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। तो इसमें लिखो सेस is a form of taxation which is levied and collected by a specific name, which is levied and collected by a specific name and also utilized for such specific purpose, also utilized for such specific purpose। एग्जाम्पल लिख लो, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो यहां तक पहले देख लेते हैं। पहले हमने देखा मीनिंग ऑफ टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है, मतलब टैक्सेस पे करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। लेविड मतलब लागू करना। कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट दो लेवल पे होता है, सेंट्रल एंड स्टेट। फ्रॉम द जनरल पब्लिक, किससे कलेक्ट करते हैं? फॉर द बेनिफिट एंड बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। इट इज ऑलवेज कलेक्टेड एंड लेविड अंडर एन एक्ट, एक्ट के अंदर लागू किया जाता है और कलेक्शन किया जाता है। टैक्सेशन के तीन पार्ट होते हैं, टैक्स, ड्यूटी एंड सेस। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी? वन मेजर डिफरेंस, टैक्स इज डिपेंडेंट ऑन रेवेन्यू, इनकम पे डिपेंडेंट है, लेकिन ड्यूटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेवेन्यू, वो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तुमने कितना पीस पेन बनाया, इसका तुमको रिटर्न भरना पड़ेगा, सरकार को डिस्क्रिप्शन डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। और हर यूनिट के ऊपर या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर
तुमको एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ता है, तो इसका रेवेन्यू से कोई लेना देना नहीं है। तुमने कितना प्रोडक्शन किया, मैन्युफैक्चरर को उस पर एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता है। करंटली जो अल्कोहल है उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट पे लगता है, इंपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट पे लगता है। तो इंटरनेशनल परचेज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, इंटरनेशनल सेल्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है। क्लियर। सेस जिस नाम से कलेक्ट होगा उसी स्पेसिफिक काम के लिए यूज किया जाएगा। इसको मतलब भारत सरकार अगर इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उस इनकम टैक्स का पैसा को सरकार कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकता है। उससे रोड बना सकता है, उससे बिल्डिंग बना सकता है, उससे हॉस्पिटल बना सकता है, उससे स्कूल बना सकता है, उससे बर्बाद होने के लिए कॉलेज बना सकता है, ठीक है। कॉलेज तो बर्बाद होने के लिए होता है ना, होता है क्या कॉलेज में, सारा कॉलेज को हॉस्पिटल बना दो, कुछ काम का काम होगा, ठीक है। ये फैक्ट है, कॉलेज में क्या है, कुछ नहीं है, बर्बादी है, ठीक है। तो तुम देखो ये जो टैक्स का पैसा है ना, सरकार इसको कहीं भी यूज कर सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट सेस का पैसा पे ना रिस्ट्रिक्शन है, जिस नाम से कलेक्ट होगा इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है हमेशा। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जैसे कोविड टाइम में हो सकता था कि सरकार ने ऐसा नहीं सोचा, बट शायद ऐसा सोच लेता सरकार की इकोनॉमी बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो इकोनॉमी को बूस्ट अप करने का तरीका क्या है, पैसा लाना पड़ेगा इकोनॉमी में। और पैसा कौन देगा, पब्लिक देगा। तो पब्लिक के ऊपर एक और टैक्स लगा देता, कोविड सेस, ठीक है, कोविड सेस। अगर ऐसा लगा देता सरकार तो वो सेस बन जाता। जैसे देखो जीएसटी कंपनसेशन सेस बोल के होता है। जब इंडिया में जीएसटी पहला बार आया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि जीएसटी आने से जिस भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉस होगा, जीएसटी के आने से जिस भी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉस होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेट करेगा उस स्टेट को। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जीएसटी आने से किसी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू में 500 करोड़ का लॉस हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद 500 करोड़ पे करेगा। अब क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पे करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और टैक्स लगा दिया, जीएसटी कंपनसेशन सेस। जितना भी पान मसाला है, सिगरेट्स है ना, इन सब पे क्या लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है। और वो कंपनसेशन सेस का पैसा कहां यूज किया जाएगा, उस स्टेट गवर्नमेंट को देंगे जिसका रेवेन्यू में लॉस हुआ है जीएसटी आने से। ये प्रॉमिस 1 जुलाई 2017 को किया गया था 5 साल के लिए, फिर को प्रॉमिस फिर से बढ़ा देंगे, ठीक है, क्लियर। तो जीएसटी कंपनसेशन सेस वो हम लोग जब सेमेस्टर 4 में जाएंगे, सेमेस्टर तो उसमें पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में, जब हायर क्लास में जाएंगे तब। तो यहां तक पहले कॉपी कर लेते हैं, फिर इस पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते, लिखो टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। कॉपी के बीच में हेडिंग दे देंगे टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में, हमारे इकोनॉमी में 2 तरह का टैक्सेस प्रिवेल करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो एक एक करके समझते हैं कि क्या होता है डायरेक्ट टैक्स और क्या होता है इनडायरेक्ट टैक्स। लिखो डायरेक्ट टैक्स is the tax which is या ऐसे लिखो कॉमा whose incidence and impact। दो वर्ड यहां पे देखो हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है। एक वर्ड है इंसिडेंस जिसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, दूसरा वर्ड है इम्पैक्ट। डायरेक्ट टैक्स is the tax whose incidence and impact falls on the same person. Direct tax is the tax whose incidence and impact falls on the same person.
जैसे देखो फिर से हम लोग शाहरुख खान का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान का जो इनकम है, शाहरुख खान का जो इनकम है उसका खुद का इनकम के ऊपर टैक्स पे करने का लायबिलिटी उसी का है, उसी का लायबिलिटी है टैक्स पे करने का, शाहरुख खान है। इसका नाम देते हैं, ये शाहरुख खान है, शाहरुख खान। इसको की बोलने में 10 मिनट लग जाता है, ठीक है। कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स हुज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। शाहरुख खान का एक साल का एवरेज इनकम कितना होगा? लेट अस से 50 करोड़ सपोज, ठीक है। काम धंधा भी ठीक नहीं चल रहा है तो 50 करोड़, बहुत मंदी हो रखा है, 50 करोड़ ओनली, ठीक है। गलत स्टेट गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया इसलिए 50 करोड़, ठीक है। तो शाहरुख खान का एनुअल इनकम 50 करोड़ है। शाहरुख खान अपना इस इनकम के ऊपर डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्सेस पे करता है, इनकम टैक्स। बीच में देखो कोई मीडिएटर नहीं है, शाहरुख खान अपना इनकम के ऊपर इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अपना टैक्सेस खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहा है। देयर इज नो मीडिएटर, पेमेंट करने वाला शाहरुख खान और कलेक्ट करने वाला गवर्नमेंट, बीच में कोई मिडिल पर्सन, मीडिएटर नहीं है। तो ऐसा टैक्स जहां पे इंसिडेंस दैट इज लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, सरकार को पैसा पे करने का जिम्मेदारी किसका? शाहरुख खान का। और पैसा पे करके टैक्स का इंजेक्शन लगने के बाद दुख भी किसको हुआ? शाहरुख खान को हुआ, है कि नहीं? इंपैक्ट किसको हुआ? शाहरुख खान को ही हुआ, इंपैक्ट हुआ शाहरुख खान को। भाई 50 करोड़ का इनकम है तो मान लो इसके ऊपर अगर हम लोग ऑन एन एवरेज 10% भी मान लेते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ऐसा मत सोचना 10% होता है, 10% भी मान लेते हैं, 30% भी मान लेते हैं, तो 50 करोड़ का 30% होता है 15 करोड़। 30% ऑफ द टैक्सेस ऑफ हिज इनकम वो टैक्सेस के फॉर्म में पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ऑब्वियसली वो खुद पे कर रहा है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। मतलब इंसिडेंस ऑफ टैक्स लाइज ऑन शाहरुख खान, उसको खुद पे करना है, उसके लिए कोई दूसरा तो पे करेगा नहीं। और इंपैक्ट भी किसको होगा? शाहरुख खान को ही होगा। एक बात बताओ, शाहरुख खान अपना इनकम पे टैक्सेस पे करेगा तो सलमान खान के कोई इंपैक्ट होगा? उसका तो ऐसे ही कोई काम नहीं है, बीच में 2 महीने के लिए बिग बॉस में आ जाता है, ठीक है, और तो कोई काम भी नहीं दे रहा उसको। फॉर एग्जाम्पल समझो, शाहरुख खान का इनकम के ऊपर अगर शाहरुख खान टैक्सेस पे करेगा तो इंसिडेंस दैट इज लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट किसका? शाहरुख खान का। और इंपैक्ट भी किसको होगा? शाहरुख खान को ही होगा। तो डायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स हुज इंसिडेंस दैट इज लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट किसका है? शाहरुख खान का ही है। एंड इंपैक्ट, टैक्स देने के बाद इंपैक्ट भी किसके होगा? शाहरुख खान को ही होगा। फॉल्स ऑन द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या लिखेंगे? लिखो एग्जांपल इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल लिखो एग्जांपल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लिखो इनडायरेक्ट टैक्स is a tax where इंसिडेंस, इंसिडेंस को हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट। इंसिडेंस वर्ड को समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट। इंसिडेंस and
इम्पैक्ट, इम्पैक्ट वर्ड को समझाने के लिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बर्डन, BURDEN, बर्डन lies on two different persons. तो डेफिनेशन को देखो, समझो। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस दैट इज लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट एंड इंपैक्ट दैट इज बर्डन ऑफ टैक्स लाइज ऑन टू डिफरेंट पर्सन। इसका भी एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कि ये है पिंटू, इसका नाम है पिंटू। पिंटू का हैप्पी बर्थडे टू यू था, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके फ्रेंड ने सुबह सुबह इसको फोन करके उठाया और बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, ठीक है। और इसको पता था कि क्यों फोन किया है। तो पिंटू कुछ बोलने वाला था, तब तक वो लोग बोल दिया कि इस रेस्टोरेंट में खाना खिला देना। अब पिंटू आगे कुछ बोल नहीं पाया। पिंटू अपने सारे दोस्तों को लेके गया, रेस्टोरेंट में खाना खिलाया। मान लो 5 दोस्त गए थे और लेटस से सपोज बिरयानी का रेट था 350 रुपया करके, तो 350 इंटू 5 कर देते तो 1750, ठीक है। और थोड़ा पानी वानी भी वो लोग मंगा लिया था, तो मान लो सपोज 1800 रुपया का बिल आया, फूड बिल। अब फूड बिल जो 1800 रुपया आया, इस पे जीएसटी भी ऐड होके आया एट द रेट 5%। 1800 का 5%, 90 रुपया जीएसटी। तो ओवरऑल बिल का अमाउंट कितना आया? 1890। अब क्योंकि पिंटू का बर्थडे था, मतलब अलग ही रीत है दुनिया का। जिसका बर्थडे वो पेमेंट कर रहा है, कहा उसका खुश होना चाहिए, उसको दुख हो रहा है। दुनिया का रीत समझ नहीं आता हमको। बेचारा का बर्थडे था, 1890 उसका पॉकेट से जा रहा है। 1890 में 1800 का जो एलिमेंट है ना, इस 1890 का देखो 2 एलिमेंट है, 2 ब्रेक है। एक इसमें फूड बिल है, जो किसका पैसा है? होटल वाला का पैसा है। होटल वाला चुपचाप लेके उसको अपने एक पॉकेट में रख लेगा, किसी को नहीं देगा 1800 रुपया। 90 रुपया क्या करेगा होटल वाला? कलेक्ट करेगा पिंटू से। और होटल वाला का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होटेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाइबिलिटी है कि वो सही समय पे वो टैक्स एलिमेंट सरकार के खजाना में डिपॉजिट कर दे। मतलब यहां पे 2 लोग फंसे हुए हैं। जल्दी बताओ, टैक्स पे करने के बाद इंपैक्ट किसके ऊपर आया? दुख किसको हुआ? होटल वालों को कि पिंटू को? पिंटू को। तो इंपैक्ट तो पिंटू को ही हुआ है। बर्डन ऑफ टैक्स अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर आता है। बेचारा खून के आंसू रोने लग गया, खून के आंसू रो रहा था। फिर उसको ये सोच के अच्छा लगा कि अगला महीना फिर मेरा उसी में से एक दोस्त का बर्थडे है, तो सेटलमेंट हो जाएगा। इसी बात पे वो मुस्कुराने लग गया। तो बताओ, बर्डन दैट इज इंपैक्ट किसके ऊपर आ रहा है? पिंटू के ऊपर। अब पिंटू ने ये टैक्स एलिमेंट किसको जमा करके आया है? वो होटल वाले के पास। तो इंसिडेंस दैट इज लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट किसका है? होटल वाले का है। मतलब यहां पे पिंटू ने सर्विसेज लिया, टैक्स पेमेंट किया पिंटू ने, बर्डन उसके ऊपर है, बट लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट किसका है? सरकार तक पहुंचाने का जिम्मेदारी किसका है? होटल वाले का। अगर होटल वाला टाइम पे जीएसटी नहीं बढ़ेगा तो सरकार होटल वालों को पकड़ेगा, पिंटू को पकड़ने नहीं आएगा। उसको क्या पकड़ेगा फिर? ठीक है, उसको पकड़ने वो नहीं आएगा गवर्नमेंट। इसको तुम देखो, यहां पे 2 लोग इन्वॉल्व है। इंसिडेंस किसके ऊपर आ रहा है? होटलियर के ऊपर, होटल वाला के ऊपर। लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट। If the hotelier fails to make the payment on due time, then the government will impose all kind of penalty and charges on the hotelier itself. पिंटू पिक्चर में नहीं आएगा। बट बर्डन, इंपैक्ट किसको हुआ? देखो खून के आंसू रोने लग गया बेचारा। ठीक है, इंपैक्ट किसको हुआ? पिंटू को हुआ था। मतलब यहां पे तुम देखो एक मीडिएटर इन्वॉल्व है। सरकार लिया टैक्स का पैसा और पिंटू ने लिया है सर्विसेज। तो सर्विसेज पे जो जीएसटी लगा है 5% फूड बिल पे, तो 1800 का 5% 90 रुपया। इसका बर्डन इंपैक्ट किसके ऊपर आया? अल्टीमेट कंज्यूमर के ऊपर।
बट इंसिडेंस किसके ऊपर है? होटलियर के ऊपर। मतलब यहाँ पे इंसिडेंट एंड इंपैक्ट लाइज ऑन टू डिफरेंट पर्सन, बट इस केस में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द सेम पर्सन। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहां पे इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द सेम पर्सन। हमारा इनकम है तो हमारे इनकम पे टैक्स हम ही को देना है, और बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेंगे। बट अगर इनडायरेक्ट टैक्स का बात करें, इसलिए तो इसको इनडायरेक्ट बोलते हैं ना, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जा रहा है, डायरेक्टली नहीं जा रहा है। जो सर्विस रिसीवर है, रिसीवर, पिंटू सर्विस रिसीवर था कि सर्विस प्रोवाइडर था? सर्विस रिसीवर था। सर्विस रिसीवर, ठीक है, दैट इज रिसीवर, रिसिपिएंट इसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी के कंटेक्स्ट में। रिसिपिएंट क्या करता है? टैक्सेस का पेमेंट करता है सर्विस प्रोवाइडर को, सप्लायर को, और सप्लायर का लायबिलिटी है कि वो ड्यू टाइम पे उस टैक्स का, क्रेडिट टैक्स का जो भी डिपॉजिट है वो सरकारी खजाना पे कर दे। तो इंडिया में देखो आज करेंट में दो तरह का टैक्स प्रिवेल करता है, मतलब दो टाइप्स का टैक्स प्रिवेल करता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का कुछ एग्जांपल्स लिख लो। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस का एग्जांपल लिख लेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कभी भी हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं बोलेंगे, ये गलत है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर एक ही तो बात है, इतना झमेला क्यों करना सर्विसेज को लेके, बहुत बड़ा बात है। सर्विस नहीं है, सर्विसेज है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। देखो ये सब टैक्स जो सरकार कलेक्ट करता है ना, एक्ट के अंतर्गत करता है, विद इन एन एक्ट ये काम करना पड़ेगा। अगर सरकार जबरदस्ती हमसे, एक तो जबरदस्ती सरकार पैसा कलेक्ट कर रहा है, विदाउट एक्ट करेगा तब तो वो एक्सटॉर्शन हो जाएगा ना। एक्सटॉर्शन समझते हो? एक्सटॉर्शन नहीं समझते हो? सलमान खान, बिश्नोई बाबू, रवि बिश्नोई, मतलब वो ऐसा नहीं किया, हालांकि वैसा कर सकता था, ठीक है ना, किडनैप करके 50 खोखा 30 पेटी, एक्सटॉर्शन समझते हो? रंगदारी। तो सरकार कंपलसरी हमसे पैसा कलेक्ट कर रहा है, बट क्योंकि अंडर एन एक्ट कर रहा है इसलिए लीगल, इलीगल नहीं है, ये लीगल है। इसलिए सरकार जो भी टैक्स कलेक्ट करेगा ना, एक एक्ट के अंतर्गत करेगा, विद इन एन एक्ट। तो इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है। इनकम टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 बना हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जीएसटी एक्ट 2017 बना हुआ है, क्योंकि जीएसटी का हैप्पी बर्थडे टू यू है 1 जुलाई 2017 को, हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना, 1 जुलाई 2017। वैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी, दैट इज कस्टम ड्यूटी, ये सब एक एक्ट के अंदर आता है। तो सरकार जो भी टैक्सेस हमसे कलेक्ट करता है ना, लीगल वे में करता है, विद इन एन एक्ट करता है, इसलिए सबको टैक्सेस का पेमेंट करना कंपलसरी है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कॉमा देके लिखो इंपोर्ट ड्यूटी, या फिर सीधा हम लोग कस्टम ड्यूटी भी लिख सकते हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा। तो ये था टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया। दो तरह का टैक्सेस होता है, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। आज का क्लास को यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास के आगे कंटिन्यू करते हैं।